जैसा कि आप देख ही रहे हैं कि देश में इलेक्शंस के चलते कई हैरान करने वाली खबरें सामने आई हैं। वैसे तो माहौल सभी स्टेट्स में सेम ही है, लेकिन सबसे ज्यादा जो कंट्रोवर्शियल और अफरा तफरी के मामले सामने आए हैं वो वेस्ट बंगाल स्टेट से हैं। वेस्ट बंगाल स्टेट में इलेक्शंस के पहले भी संदेशखाली एरिया में हुए इश्यूज ने सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया था। उसके बाद कलकत्ता हाई कोर्ट के जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय का अचानक रिजाइन करते हुए बीजेपी को ज्वाइन करना, ममता बनर्जी का जुडिशरी को गवर्नमेंट की तरफ साइड करने के लिए एक्यूज करना, ऐसे और भी कई इंसिडेंट्स हैं जिन्होंने सामने आकर सिर्फ वेस्ट बंगाल के लोगों को ही नहीं बल्कि पूरे देश की जनता को चौंका कर रख दिया है। तो अब तो ये बात बहुत ही आम हो गई है कि वेस्ट बंगाल स्टेट में ऐसे इंसिडेंट्स का होना कोई बड़ी बात नहीं है। बताए गए इन इंसिडेंट्स के अलावा वहाँ हमेशा वेस्ट बंगाल गवर्नर सीवी आनंदा बोस और ममता बनर्जी लेड तृणमूल कांग्रेस के बीच में स्टैंड ऑफ देखने को मिलता रहता है, लेकिन अब जो वहाँ हुआ है उसने दोनों के बीच के गैप को और भी बढ़ा दिया है। सिर्फ ममता बनर्जी गवर्नमेंट ही नहीं बल्कि इस खबर के बाहर आते ही कॉमन पीपल भी समझ नहीं पा रहे कि सच क्या है। दरअसल बात कुछ ऐसी है कि राजभवन की एक एम्प्लॉई ने वेस्ट बंगाल गवर्नर बॉस पर कुछ ऐसे एलिगेशंस लगाए हैं जिसके बाद टीएमसी गवर्नमेंट उन पर काफी ज्यादा भड़की हुई दिखी है। आइए जानते हैं कि ऐसे क्या एलिगेशंस गवर्नर पर लगाए गए हैं और इसमें गवर्नर का क्या कहना है। 2019 से राजभवन में एम्प्लॉयड एक वुमेन जो टेलीफोन रूम में काम करती हैं, टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्टिंग के अनुसार गवर्नर हाउस के रेजिडेंशियल क्वार्टर्स में रहती हैं। उसने गवर्नर बॉस को उन्हें इनएप्रोप्रिएटली टचिंग के लिए एक्यूज किया है। ये मैटर तब सामने आया जब वुमेन ने गवर्नर हाउस के अंदर लोकेटेड पुलिस पोस्ट को अप्रोच किया और गवर्नर को उसे मोलेस्ट करने के लिए एक्यूज किया। ये रिपोर्ट करने के बाद वुमेन को लोकल पुलिस स्टेशन एट हरी स्ट्रीट ले जाया गया, जहां उसने अपनी कंप्लेंट फाइल करते हुए एलिज किया that she was molested multiple times by the governor on the pretext of the job। आपको बता दूं कि ये एलिगेशंस बंगाल पॉलिटिक्स को एक अलग ही लेवल पर ले गई है, क्योंकि कोई भी मौका ना छोड़ते हुए तृणमूल कांग्रेस ने इस क्लेम का गवर्नर पर अटैक करने के लिए यूज किया है और गवर्नर को राजभवन की सैंसिटी को टार्निश करने पर कमेंट पास किया है। तृणमूल कांग्रेस ने एक पोस्ट एक्स हैंडल पर शेयर करते हुए लिखा, अपीलिंग एंड अनथिंकेबल, द सैंसिटी ऑफ राजभवन, अ सिंबल ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी, हैज बीन टार्निश्ड। Hours before Prime Minister Narendra Modi was supposed to arrive at Raj Bhavan to spend the night, a woman was allegedly molested by the governor under the false pretext of a job। जी, हम जानते हैं कि आपके मन में बहुत सारे सवाल आ रहे होंगे कि वुमेन ने अपनी कंप्लेंट में क्या लिखा है और क्या एविडेंस है इस बात का, इस बारे में गवर्नर का क्या कहना है एंड ऑल। इन सब सवालों का जवाब आपको इस वीडियो में मिलेगा। इसीलिए सबसे पहले शुरू करते हैं कंप्लेंट की कंटेंट से। वुमेन ने अपनी कंप्लेंट में 2 इंस्टांसेस ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट मेंशन किए हैं। उन्होंने कंप्लेंट में कहा है, फर्स्ट, दैट ऑन 19th April गवर्नर आस्क्ड मी टू टेक सम टाइम आउट एंड मीट हिम विद माय सीवी। Second instance is on 24th April around 12:45 p.m. he called me to his office room and after some discussion touched me. I somehow managed to leave the office room. He called me once again today on 2nd May. I took my supervisor along with me to the conference room because I was scared. After talking for a while about work, he asked the supervisor to leave. He prolonged the conversation by talking about my promotion. He said he will call me at night and ask me not to tell anyone. When I refused, he tried to touch me and I protested and left। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्टिंग के अकॉर्डिंग वुमेन ने ये भी एलिज किया है कि उन्हें इस मैटर पर अपनी चुप्पी तोड़नी ही पड़ी ताकि वो दूसरों को बचा सके और उनके साथ ऐसा ना हो। उन्हें पास्ट में की गई सिमिलर कंप्लेंट्स को भी मेंशन करते हुए देखा गया जो किसी और वुमेन ने की थी। डिप्यूटी कमिश्नर ऑफ सेंट्रल डिवीजन इंदिरा मुखर्जी ने इस कंप्लेंट को कंफर्म किया है, ये कहते हुए दैट अराउंड 5 PM a complaint was lodged at the police outpost। It was forwarded to Hari Street Police Station। The complaint is against His Excellency to the Governor and inquiry is on। जहाँ पहले से तृणमूल कांग्रेस और गवर्नर आपस में नहीं बनते हुए नजर आते थे, वहीं इस कंप्लेंट ने गवर्नमेंट को गवर्नर बॉस पर अटैक करने का एक और मौका दे दिया है। टीएमसी ने इलेक्शन के बीच गवर्नर के इस एक्ट पर जस्टिस मस्ट बी डिलीवर स्विफ्टली फॉर द विक्टिम, नो एक्सक्यूजेस नो डिलेज, इसकी मांग की है। सीनियर तृणमूल कांग्रेस लीडर शशि पांजा को भी एनडीटीवी को कोट करते हुए सुना गया दैट वी आर अटरली शॉक्ड। The same governor who reached Sandeshkhali talking about women's rights has now been involved in a rather shameful incident. He has sabotaged the reputation of his post and his chair। TMC's राज्यसभा MP सगारिका घोष ने भी इस मैटर को शॉकिंग और हॉरिफाइंग बोला है। चंद्रिमा भट्टाचार्य स्टेट के फाइनेंस मिनिस्टर को भी इंडियन एक्सप्रेस को कहते हुए सुना गया that what is this? The PM will come tonight and stay in Raj Bhavan। At this time, there is an allegation against the governor for atrocities against a woman। It is a shame। जहाँ एक तरफ टीएमसी ने गवर्नर के अगेंस्ट इन एलिगेशंस पर अपने रिएक्शंस दिखाए हैं,
वहीं गवर्नर बॉस ने इन सभी एलिगेशंस को कैटेगोरिकली रिजेक्ट कर दिया है, सेइंग द ट्रुथ विल ट्रायम्फ। अपने स्टेटमेंट में उन्होंने कहा है, ट्रुथ शैल ट्रायम्फ, आई रिफ्यूज टू काउ डाउन बाय इंजीनियर्ड नैरेटिव्स। If anybody wants some election benefits by maligning me, God bless them. But they cannot stop my fight against corruption and violence in Bengal. सिर्फ यही नहीं, उन्होंने बंगाल फाइनेंस मिनिस्टर चंद्रिमा भट्टाचार्य को राजभवन में एंटर करने से भी बैन कर दिया है। जी हाँ, आपने सही सुना। गवर्नर ने साफ साफ कहा है कि वो उन स्टेट फंक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे जहाँ पर फाइनेंस मिनिस्टर प्रेजेंट होंगे। गवर्नर बॉस सेड, फॉर डेफेमेशन एंड एंटी-कॉन्स्टिट्यूशनल मीडिया स्टेटमेंट्स अगेंस्ट द गवर्नर, Chandrima Bhattacharya has been banned from entry in the Rajbhavan premises of Kolkata, Darjeeling and Barakpur। सिर्फ फाइनेंस मिनिस्टर ही नहीं, राजभवन में पुलिस की एंट्री को भी ब्लॉक कर दिया गया है, अंडर द गाइज ऑफ कंडक्टिंग अनऑथराइज्ड, इलेजिटिमेट, शैम एंड मोटिवेटेड इन्वेस्टिगेशन टू पैलेसेट पॉलिटिकल बॉसेस ड्यूरिंग इलेक्शन। तृणमूल कांग्रेस के अलावा बीजेपी की बात करें तो उन्होंने इस पूरी कहानी को टीएमसी की एक कॉन्स्पिरेसी बताया है। उन्होंने कहा है कि टीएमसी एसईसी स्कैम के कारण पॉलिटिकली कॉर्नर्ड हो गई है। पीटीआई को स्टेट करते हुए बीजेपी ने कहा है कि हम जानते हैं कि कैसे टीएमसी एसईसी स्कैम की वजह से पॉलिटिकली कॉर्नर्ड हो गई है और अपने लिए ब्रीदिंग स्पेसेस ढूंढ रही है। तो ये देखना जरूरी है कि क्या ये सब उनकी एक कॉन्स्पिरेसी है या इसमें किसी तरह की कोई सच्चाई है। आपको बता दो कि जहाँ इस न्यूज पर बहुत सारे रिएक्शंस देखने को मिल रहे हैं और गवर्नर और गवर्नमेंट के बीच एक टफ टसल देखने को मिल रही है, वहीं कॉन्स्टिट्यूशन का एक आर्टिकल ऐसा है जो गवर्नर को इम्यूनिटी ग्रांट करता है। आर्टिकल 361 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट्स that they governors shall not be answerable to any court for the exercise and performance of the powers and duties of his office or for any act done or purporting to be done by him in the exercise and performance of those powers and duties। सरल शब्दों में कहें तो ये आर्टिकल कहता है कि गवर्नर को अपनी जॉब में की गई चीजों के लिए कोर्ट में जाने की जरूरत नहीं है। अपनी ड्यूटीज कैरी करते हुए उन्होंने जो एक्शंस किए हैं उसके लिए वो अकाउंटेबल नहीं है और उन्हें क्वेश्चन नहीं किया जा सकता। इस आर्टिकल की 2 सब क्लॉजेस भी हैं। पहला, प्रेसिडेंट और गवर्नर ऑफ स्टेट के अगेंस्ट उनके टर्म ऑफ ऑफिस के दौरान किसी भी कोर्ट में कोई क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स इनिशिएट नहीं की जा सकती। सेकंड, उनके टर्म ऑफ ऑफिस के दौरान प्रेसिडेंट और गवर्नर ऑफ स्टेट के अगेंस्ट किसी भी कोर्ट से अरेस्ट या इम्प्रिजनमेंट का प्रोसेस इशू नहीं किया जा सकता। इसीलिए गवर्नर ऑफ वेस्ट बंगाल पर लगाई गई एलिगेशंस के बाद अब ऑफिशियल्स अपने फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन को कंटेम्पलेट कर रहे हैं विद द लीगल एक्सपर्ट्स। अगर सुप्रीम कोर्ट रूलिंग की बात करें तो 2006 की लैंडमार्क रूलिंग इन रामेश्वर प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया था दैट द पोजीशन इन लॉ इज दैट द गवर्नर एंजॉयज कंप्लीट इम्यूनिटी even on allegations of personal malafide। 2017 में भी सुप्रीम कोर्ट ने बीजेपी लीडर्स एलके अडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती के अगेंस्ट फ्रेश चार्जेस ऑफ क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी अलाउ कर दिया था इन 1992 डेमोलिशन ऑफ बाबरी मस्जिद। लेकिन फॉर्मर यूपी चीफ मिनिस्टर कल्याण सिंह के अगेंस्ट ट्रायल नहीं चल पाया क्योंकि वो उस वक्त गवर्नर ऑफ राजस्थान थे। द सुप्रीम कोर्ट हैड सेड Kalyan Singh, being the governor of Rajasthan, is entitled to immunity under Article 361 as long as he remains governor of Rajasthan। It said the Court of Sessions will frame charges and move against him as soon as he ceases to be governor। इसके बाद देन मेघालय गवर्नर वी शानमुगानाथन ने भी 2017 में सेंटर से नज मिलने के बाद रिजाइन कर दिया था आफ्टर एलिगेशंस ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट लेवल्ड बाय राजभवन स्टाफ। 2009 में देन आंध्र प्रदेश गवर्नर एनडी तिवारी ने भी रिजाइन किया था ऑन हेल्थ ग्राउंड्स फॉलोइंग एन एलिस सेक्स स्कैंडल इन राजभवन। कॉन्स्टिट्यूशन और सुप्रीम कोर्ट प्रेसिडेंट को देखकर एक चीज तो साफ है कि वेस्ट बंगाल गवर्नर को तब तक अरेस्ट या इंक्वायर नहीं किया जा सकता जब तक वो अपनी ऑफिस में है। तो ऐसे में उन पर लगाई गई एलिगेशंस सच है या झूठ, इसे कैसे डिस्कवर किया जाएगा? लेट्स वेट एंड सी। बट केस की डेवलपिंग स्टोरी को फॉलो करने के लिए कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा।